Hello, you all. Welcome back to my YouTube channel that is Learn with Akshata. In this video, we shall be discussing English of Standard 4th. एंड आज की इस वीडियो में हम लास्ट सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड सेमेस्टर का है. मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं विथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड विथ फुल एक्सप्लेनेशन. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 देखेंगे जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड. एंड बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है. अगर आपको सीजन के बारे में जानना अच्छा लगता है सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर. देखो, इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी बहुत सारी हैं तो हम इसका 1 बाय 1 सोल्यूशन भी करेंगे और एक्सप्लेन भी मैं आपको करती जाऊंगी. यूनिट 11 द वंडरफुल वर्ल्ड. हैव यू एवर थॉट ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस? क्या आपने कभी भी इस ब्यूटीफुल जो दुनिया है हमारे आसपास उसके बारे में सोचा है? बहुत सारे पोएट्स, फिलोसोफर्स एंड और भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने डिस्कवर करा था सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड विजडम दैट स्पेल बाउंड अस. जो हमारे इर्द गिर्द हैं, देयर आर सम थिंग्स इन एनवायरनमेंट दैट अपील टू ऑल ऑफ अस. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम डे टू डे हमारे एनवायरनमेंट में देखते हैं. अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी बोलो या फिर कुछ पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है ऑफ द क्वीन ऑफ फ्लावर्स. फूलों की रानी के बारे में. फूलों की रानी है कौन एक्चुअली? तो वो है हमारा रोज फ्लावर. There are a number of flowers that we see around. बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्लावर्स हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. उनमें से ही एक है हमारा रोज फ्लावर. रोज फ्लावर एक सिंबल होता है लव का, डेडिकेशन का, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन. ये सारा कुछ हमें रोज फ्लावर एक सिंबलाइज करता है. वो प्यार की निशानी होती है जैसे हम वैलेंटाइंस पे भी गिफ्ट करते हैं. फिर डेडिकेशन होता है, डिवाइन अफेक्शन एंड ये सब कुछ. रोजेस को हम दूसरी भी चीज एक बोलते हैं जो कि है डीवास ऑफ आवर गार्डन. यानी कि हमारे गार्डन में जो चांद लगा देता है उसको बोलते हैं डीवास ऑफ आवर गार्डन. दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरमेंट. जो रोज फ्लावर होते हैं वो ब्यूटी एंड ब्राइटनेस प्रोवाइड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है. फिर यहाँ पे हमें कुछ फोटोज दिखाई गई है. ये है हमारा पिंक रोज एंड ये है ऑरेंज येलोइश टाइप का रोज. फिर यहाँ पे है रेड रोज. हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट ए लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स? क्या आपने कभी भी ऐसी लाइफ के बारे में सोचा है, ऐसी दुनिया के बारे में सोचा है जहाँ कोई भी फ्लावर्स नहीं हो, जहाँ पे कोई भी कलर्स नहीं हो? तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट मोनोटोनस सी वाइब होगी. बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी ना वो लाइफ जिसमें कोई कलर नहीं है. एकदम ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह जो पुरानी मूवियां चलती थी उस टाइप की लगेगी. तो ऑब्वियसली हम सब में से किसी को भी ऐसी लाइफ नहीं अच्छी लगती है. और वो ऐसी लाइफ होगी जो बहुत ज्यादा डल सी होगी, सैडनेस शो करेगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा इमोशन लगता है. लाइफ में कलर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. देयर आर मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ रोजेस अराउंड अस. क्या आपको मालूम है 100 अलग अलग स्पीशीज यानी कि 100 अलग अलग डिफरेंट शेप साइज स्पीशीज के रोज अवेलेबल हैं. द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड रोजा. जो रोज वर्ड है ना वो लेटिन भाषा होती है, वहां से रोजा एक वर्ड था, उसमें से हमारा रोज वर्ड डिराइव हुआ है. रोजेस आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. क्या आपको मालूम है रोज की जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है ना उसके लिए, फिर मेडिसिनल वैल्यू के लिए और ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव हम फूल टंगाते हैं, माला पहनाते हैं, इन सब चीजों के लिए भी रोज का यूज होता है, रोज फ्लावर का. Can we try to build budding poets, writers and poet and write a few lines to describe the rose? Activity 1 में हमें कुछ लाइन लिखनी है हमारे रोज फ्लावर के लिए, तो जल्दी से हम लिखते हैं. Roses is one of the most beautiful flowers among several others. यानी कि रोज ऐसा फ्लावर है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है बाकी सारे फ्लावर्स में से. इट हैज ब्यूटिफुल पेटल्स. उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा अच्छी सी दिखती हैं. पेटल्स मतलब पत्तियां, पंखुड़ियां जिसको बोलते हैं. एंड ए स्टीम दैट इज यूजुअली फुल ऑफ थॉर्न्स. यानी कि उसके जो डंडी होती है ना, जो स्टीम होती है जहां से रोज उगता है वो फुल ऑफ थॉर्न्स होते हैं. थॉर्न्स मतलब वो पूरा कांटों से भरा हुआ होता है.
रोज जो होता है बहुत सुंदर दिखने में, लेकिन वो कांटे कांटे वाली जगह पे उगता है। थॉर्न्स मतलब कांटे। रोजेस कैन बी फाउंड इन मेनी कलर्स, आउट ऑफ विच रेड एंड व्हाइट आर मोस्ट कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर पिंक एंड येलो रोजेस टू। यहाँ पे हमने फोटो में देखा ही था। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रोजेस बहुत अलग अलग कलर के होते हैं। रेड और व्हाइट कॉमन है। जो रेड रोज है, ये वाला जो रेड रोज है, व्हाइट रोज कॉमन होते हैं, लेकिन इसके अलावा पिंक रोज भी आता है, जैसे हमें यहाँ पे ये दिख रहा है ये इमेज में, उस टाइप का। एंड येलो टाइप के रोज भी आते हैं। देन क्या लिखा है, द फ्लावर ऑल्सो हैज सेवरल बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज because of which many natural cosmetics use products derived from rose, like rose essence in soaps and perfumes, rose water as humidifier and many more. आपको मालूम है कि रोज और भी बहुत चीजों में यूज होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर मेकअप होता है, फिर गुलाब जल होता है, रोज एसेंस होता है, फिर सोप्स, लक्स का जो सोप आता है उसमें भी रोज फ्रेग्रेंस वाला आता है जो कि बहुत अच्छा स्मेल करता है। तो रोज के और भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर ह्यूमिडिफायर यानी कि एयर प्योरीफायर की तरीके भी से भी यूज होता है रोज वाटर। फिर है रोज इज ऑल्सो एन एडिबल फ्लावर, यानी कि हम रोज को खा सकते हैं। एडिबल मतलब रोज फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं वो उसको हम खा सकते हैं। दूध में डलता है, शरबत बनता है, लस्सी के अंदर ऊपर से गार्निश करने के लिए डलता है, डेजर्ट में, मिठाईज, चॉकलेट्स, केक, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें रोज का यूज करा जाता है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था हमारा रोज के बारे में। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी पे, जो कि है द किंग ऑफ रेन्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर के थ्रू हमें रोज के बारे में यानी कि फ्लावर्स के बारे में सीखने को मिलेगा, एंड मेनली सीजन्स के बारे में सीखने को मिलेगा। इधर यहाँ पे क्लाउडी थोड़े वेदर के बारे में बात कर रहा है। थोड़े क्लाउड्स के बारे में हम जानेंगे कि किस किस टाइप के क्लाउड्स होते हैं। ये जो हमें पिक्चर में दिखाया गया है वो किस टाइप का क्लाउड्स है, एंड आपके फेवरेट सीजन कौन से हैं, आपको एक्टिविटीज में वो सब भी बताना होगा। तो मेरा पर्सनल फेवरेट सीजन तो मानसून है वैसे, बट लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट लीड टू रेन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉज एंड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। हाउएवर ब्लैक क्लाउड्स आर कॉमनली कंसिडर एज अ साइन ऑफ रेन। लेकिन ज्यादातर अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो काले बादल होते हैं, जैसे काले बादल छा जाते हैं ना, तो हम उसको बारिश पड़ेगी ऐसा सिग्नल हम बोलते हैं। जैसे कि हम कहीं खेल रहे हैं या हम स्कूल में है, लेट्स सपोज हम स्कूल में है, लेक्चर्स चल रहे हैं और वहां पे एकदम काले काले बादल हो रहे हैं, तो हम प्रिडिक्शन ऐसा लगाते हैं कि हाँ बारिश पड़ने वाली है। तो ये क्या है, एक सिग्नल होता है कि रेन पड़ेगी ऐसा। क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। बहुत सारे कलर्स के क्लाउड होते हैं जो हमें ऊपर स्काई पे दिखते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रीन। दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरमेंट, डोंट दे। यानी कि क्लाउड जो होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट की ब्यूटी को एनहांस करते हैं, है ना? ऐसा पूछ रहा है, डोंट दे। Have we ever wondered how clouds can be identified? Let us read the following lines to know a few types of cloud. हम कुछ अलग अलग टाइप्स के क्लाउड यहाँ पे देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सीरियस क्लाउड। सीरियस क्लाउड कौन से होते हैं? जो कि कर्ल ऑफ हेयर, यानी कि बाल, जिसके कर्ली टाइप के बाल होते हैं ना उसकी तरह वो क्लाउड दिखते हैं, उसको बोलते हैं सीरियस क्लाउड। यानी कि एक किसी इंसान है उसके जो बाल है घुंघराले टाइप के, उस तरीके से दिखते हैं वो। सेकंड कौन सा है? स्टेरेटस क्लाउड, यानी कि स्ट्रेट लाइंस इन द स्काई, एकदम सीधी सीधी लाइंस जो होती हैं, जो एकदम क्लियर सा जो स्काई होता है, क्लियर सो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उस टाइप के क्लाउड्स की बात कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टेरेटस क्लाउड। मैं आपको पिक्चर्स के साथ दिखाऊंगी जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह मिल पाए। फिर आते हैं लास्टली थर्ड टाइप के, जो है निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड सब फॉर्म होते हैं जबकि जब रेन पड़ने वाली होती है, थोड़े डार्क टाइप के क्लाउड्स होते हैं, जो कि हमें इस पिक्चर में दिखाया है। निम्बस क्लाउड वो है जो कि हमें इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये वाला जो हल्के से डार्क कलर के होते हैं, एंड जब बरसात पड़ने वाली होती है तब ज्यादा दिखते हैं। सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर, पूरे पानी से भरे हुए होते हैं, तो इसी की वजह से वो थोड़े डार्क कलर के दिखते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स एल्टीट्यूड्स एंड आर स्पेशली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई। धीरे धीरे करके सारी जगह पे जो ये वाले क्लाउड्स है वो फैल जाते हैं। निम्बस क्लाउड्स की वजह से ही हमें बरसात मिल पाती है। निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वही रेन को लेके आते हैं। लेट अस रीड दिस पोएम। चलो अब हम ये पोएम रीड करते हैं क्विकली।
Rain. How beautiful is the rain? After the dust and heat in the broad and fairy street in the narrow lane. रेन कैसी होती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। डस्ट को एकदम वो ना रोक लेती है, जैसे बारिश गिरती है वैसे सारी धूल जो होती है वो एकदम रुक जाती है। एंड हीट को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, यानी कि हमारी जो छत होती है उस पर कैसे पानी भर जाता है, क्लैटर्स नहीं कि पानी भर जाता है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स। हाउ इट गुशेस एंड स्ट्रगल आउट, पानी अपना जो फ्लो होता है वो अपने आप डिसाइड करता है एंड हम उसको पानी को रोक नहीं सकते। वही बताया कि कैसे पानी जो है स्ट्रगल करता है बाहर निकलने के लिए। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट अक्रॉस द विंडो पैन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड, यानी कि कैसे हमारी जो खिड़कियां होती है उस पर टिप 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 करके आवाज आती है पानी की, और कैसे वो बहता है वो हमें यहाँ बताया गया है। विद ए मडी टाइड, यानी कि मिट्टी मिट्टी जैसा पूरा हो जाता है, हमारा जो ग्राउंड होता है वहां पे पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। लाइक ए रिवर डाउन एंड द गटर रूल्स द रेन द वेलकम रेन, गटर में भी पूरा पानी भर जाता है, रिवर जो होती है पूरी ओवरफ्लड हो जाती है। ये सारी कुछ हमें कॉमन चीजें यहाँ पे बताई गई है इस पोएम के थ्रू। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में हमें क्या बोला है कि हमने जो ये ऊपर पोएम पढ़ी इसी के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं एंड उसका आंसर हमें लिखना होगा। व्हाई डू यू थिंक पीपल वेलकम द रेन, पीपल जो है यानी कि लोग बार जो है वो रेन का वेलकम क्यों करते हैं, तो हमें इसका आंसर देना है। ऑन ए रेनी डे द एयर फील्स फ्रेश, यानी कि रेनी डे जब होता है तो एयर बहुत ज्यादा फ्रेश होती है। कूल ब्रीज दैट मेक्स एवरीथिंग सीम काम एंड कोजी, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा अच्छा सा माहौल होता है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है एंड बहुत ज्यादा काम सा वेदर होता है, कोजी टाइप का, ऐसे रजाई में सोने का मन सा कर जाता है। फिर अगर आपकी विंडो में दिख रहा है थोड़े पेड़ वेड़ हैं तो वहां पे एकदम शांति से बैठे हो और चाय पियो, ऐसा सा मन कर जाता है, पकौड़े खाने का मन कर जाता है। चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द पडल्स, यानी कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है उसको पडल्स बोलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को वहां पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। और रेन ड्रॉप जब हमारे चेहरे पे गिरती है या फिर बूंदे जो होती है वो हमारे जब चेहरे पे गिरती है तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा हैप्पी सा फील होता है। सम पीपल एंजॉय स्टेइंग इनडोर्स, किसी किसी को बाहर जाना नहीं अच्छा लगता क्योंकि कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं, तो इनको घर में अच्छा लगता है शांति से बैठना, थोड़े हल्के से म्यूजिक को सुनना। फिर एनिमेटेड जो होती है ना वो आजकल जो चलती है वो फायर वर्क्स वाली, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे स्टडी टाइप की जो सूदिंग साउंड होती है एंड वहां पे कुछ एक बैकग्राउंड सा होता है, उस टाइप की वीडियोस भी लोग बहुत देखते हैं, चाय पीते पीते एंजॉय करते हैं सारी चीजों को। आगे क्या लिखा है देखते हैं। वॉट आर द साउंड प्रोड्यूस बाय द रेन, यानी कि रेन किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये मैंने यहाँ ऊपर से लिया है, इधर से ये देखो, रेन कैसी साउंड करती है, क्लैटर्स, गशेस, यहाँ से मैंने लिया है, मैं आपको इधर दिखाती हूँ। देखो, द रेन क्लैटर्स गशेस एंड रोज, इस टाइप की रेन साउंड करती है। यू मे थिंक ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ ऑन द रेनी सीजन, अब आप कुछ रेनी सीजन के बारे में कुछ लिखो। तो पर्सनली मेरा फेवरेट तो रेनी सीजन है, आई लव रेन, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसको नॉन स्टॉप लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए छोटा सा एक पैराग्राफ रेडी करा है। लुक, द रेनी सीजन इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द ईयर, रेनी सीजन एक बहुत सुंदर सा पार्ट होता है हमारे ईयर का। व्हेन इट रेन्स एवरीथिंग सीम्स फ्रेश एंड क्लीन, चिड़िया जो होती है वो खुश हो जाती है, चहचहाने लगती है, जो दुनिया होती है वो हल्की सी ठंडी सी हो जाती है। जो समर के बाद रेनी सीजन आता है तो सब कुछ एकदम ठंडा ठंडा लगता है, बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। फिर हमारे घर के बाहर जो होते हैं वो मेंढक भी हमें नजर आने लगते हैं, जो गड्ढे होते हैं वहां से। फिर हमें रेनबो नजर आता है स्काई में, जो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। द रेन वाटर हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड फार्मर्स आर हैप्पी बिकॉज देयर क्रॉप्स गेट वाटर। अब रेन से जो होते हैं वो फार्मर भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि गर्मियों के बाद अब शांति मिलती है उनको धूप से, एंड उनके जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो होने में मदद करते हैं। लेकिन एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव रेन भी अच्छी नहीं है, एकदम अच्छी मात्रा में हो वो सही है, लेकिन एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉप्स क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। इट्स फन टू प्ले इन द रेन, रेन में यानी कि बारिश में खेलना बहुत अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम बीमार ना पड़े। बट वी मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल एंड अवॉइड गेटिंग सिक। ये यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हो या फिर कुछ और भी लिख सकते हो इसकी जगह, जो आपको अच्छा लगता हो रेनी सीजन के बारे में। अब हम आते हैं एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी 3 के अंदर
हमें अपने विंडो से यानी कि विंडो से झांकना है और अपने क्लाउड आसपास के जो आपके क्लाउड्स है उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है हमारे क्लाउड्स के बारे में। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तो जून चल रहा है, तो ऑब्वियसली अभी क्लाउड्स ऐसे है नहीं और मैं वैसे भी रात में बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप ये वीडियो थोड़े रेनी सीजन में देख रहे हो तो आप अपने गैलरी से अपनी विंडो से बाहर देखो और आपको कैसे क्लाउड दिख रहे हैं, क्या नजारा दिख रहा है वो आप यहाँ पे लिखो। एंड मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के इधर जो है ना अपना हिसाब से लिखना, क्योंकि इधर आपको लिखने में बहुत मजा आएगा। ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा मस्त है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं रात में लिख रही हूँ तो मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इससे अच्छा लिख सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा है। क्लाउड्स आर ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ वाटर और आइस ड्रॉपलेट्स दैट आर लाइट इनफ टू फ्लोट अप इन द एयर। क्लाउड्स क्या है, एक कलेक्शन है पानी का या फिर पानी से बने ऐसे बूंदों का जो कि बहुत हल्के होते हैं, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। क्लाउड जो है वो अलग अलग शेप साइज और शेड्स के होते हैं। शेप मतलब कोई बड़ा होता है, कोई एकदम छोटा होता है, अलग अलग शेप्स के होते हैं। कुछ इस टाइप के दिखते हैं क्लाउड्स, कुछ ऐसे से दिखते हैं एकदम ही लंबे होंगे, या फिर किसी में कुछ ऐसा राउंड सा होगा। अलग अलग होते हैं, कुछ बहुत बड़े कुछ बहुत छोटे होते हैं और अलग अलग शेड्स के होते हैं, यानी कि लाइट डार्क ब्लू कलर के और फिर व्हाइट कलर के, एकदम डार्क ब्लू ग्रेइश इस टाइप के। Different shapes and colors of clouds tell what kind of water or ice droplets are mixed together. हम क्लाउड्स के शेप और कलर को देख के बता सकते हैं कि उसमें अभी वातावरण कैसा चलने वाला है या फिर कैसे कैसे ड्रॉपलेट से मिल के वो क्लाउड्स बना है। क्लाउड्स जनरली किससे फॉर्म होते हैं, सन हीटिंग अप बाय द एयर। क्लाउड्स फॉर्म बाय सन हीटिंग अप द एयर। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा, आप इसको और अच्छी तरह लिख सकते हो। अगर आपके वहां पे रेनी सीजन में आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कैसे लिख सकते हो कि अभी मौसम बहुत अच्छा है, जो क्लाउड है वो बहुत ज्यादा डार्क ग्रेइश कलर का है, शेप उसकी ऐसी है, हवा ऐसी चल रही है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ऑब्जर्व ए क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट। यहाँ पे आपको क्लाउड ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है। ये मैं आपको नहीं करा रही क्योंकि आप खुद से कर सकते हो। देन वी हैव ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये बचपन में हमने सब ने ये पोयम पढ़ी होगी जो कि थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। आई नो ये हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया है तो लेट्स रीड। We see the star as tiny point of the light in the sky. हम स्टार को कैसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा छोटा सा होगा जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नहीं, जितने छोटे वो दिखते हैं इतने दूर से इतने नहीं है। क्योंकि आप ये सोचो ना, इतनी दूर से हम उसको देख रहे हैं तब भी वो दिख रहे हैं एटलीस्ट, तो वहां जाके तो कितने बड़े होंगे, बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। दे रेंज इन साइज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर साइज टेम्परेचर एंड पावर के होते हैं, और उनकी लाइफ स्पैन भी अलग अलग होती है स्टार्स की। स्टार्स मोस्टली हाइड्रोजन गैस जो होती है उससे बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में अवेलेबल है हमारे यूनिवर्स में। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा भारी एबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। We all have learned the rhyme twinkle twinkle little star. Have we ever wondered where the starlights come from? हमने सबने ही बचपन में पोयम गाई है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, लेकिन आपको मालूम है कि स्टार जो है वो कहाँ से आते हैं, स्टार लाइट्स कहाँ से आती है, कैसे होता है ये। तो स्टार जो है वो लाइट सन से आती है, स्टार की जो लाइट है वो सन से आती है। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन लाइट एंड स्टार्स। There are chemical reaction that give light and shine to the star. Chemical reaction कुछ ऐसे होते हैं जो stars को shine करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4 पे। इसमें यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप यूनिवर्स, स्काई या स्टार से रिलेटेड कोई पोयम बनाओ और अपनी क्लास में उसको जाके सुनाओ। लेकिन मैंने यहाँ पे स्काई चूज करा है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी चूज करके आप लिख सकते हो। बहुत ज्यादा शॉर्ट सी पोयम मैंने लिखी है स्काई के ऊपर, यानी कि आसमान के ऊपर। आई एम ग्लैड द स्काई इज पेंटेड ब्लू। मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है, और हमारी अर्थ का कलर ग्रीन है। मुझे ये सारी चीजों की वजह से फ्रेश एयर मिल पाती है, एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऑल सैंडविच इन बिटवीन, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, ऊपर ब्लू और नीचे ग्रीन। आई एम ग्लैड द स्काई इज पेंटेड ब्लू एंड द अर्थ इज पेंटेड ग्रीन विथ सच अ लॉट ऑफ नाइस एयर ऑल सैंडविच इन बिटवीन। बहुत ज्यादा शॉर्ट सी पोएम है, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हो इफ यू विश। देन have you ever looked up into the night sky and wonder just how many stars are there in the space? क्या आपने कभी भी रात में ऐसा सोचा है कि कितने ज्यादा स्टार होंगे हमारी स्पेस में? The question has fascinated scientists as well, philosophers, musicians, dreamers throughout the ages.
ये सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको नहीं आ रहा, ये साइंटिस्ट को भी आया है, फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस, ड्रीमर्स, इन सबको ये क्वेश्चन आया है। तो स्टार बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली मात्रा में, जिसको हम काउंट तक नहीं कर सकते। स्टार आर नॉट स्कैटर रैंडमली थ्रू द स्पेस, दे आर जनरेटेड, they are gathered together into a vast group known as galaxy। यानी कि स्टार्स जो है वो रैंडमली नहीं है, उनकी एक पूरी वास्ट ग्रुप है, उनका पूरा ग्रुप है जिसको हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। मिल्की वे हो गया, गैलेक्सी हो गया, सब हम जानते हैं ना। द सन बिलोंग्स टू ए गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। जो हमारा सन है वो एक गैलेक्सी से बिलोंग करता है जिसका नाम है मिल्की वे, जो हमने डोरीमोन में देखा होगा। Astronomers estimate there are about 100 billion stars, 100 मिलियन जितने स्टार्स अवेलेबल हैं इन द मिल्की वे अलोन। सिर्फ मिल्की वे की यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा होंगे, ये तो सिर्फ एक जगह की बात कर रहा है। यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सी हैं, कितने सारे प्लैनेट हैं, हम सिर्फ एक को जानते हैं जो है हमारी अर्थ, जैसे हम सन को सिर्फ जानते हैं जो कि मिल्की वे का एक हिस्सा है। तो 100,000 यानी कि 100,000 बिलियन से भी ज्यादा स्टार सिर्फ मिल्की वे में अवेलेबल है। तो सोचो और गैलेक्सी में तो कितने ज्यादा अवेलेबल होंगे, राइट? देयर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी टू। It has been said that counting the stars in the universe is like trying to count the number of sand grains on a beach on earth। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है स्टार्स को काउंट करना है, क्योंकि ऐसा ही है जैसे आप बीच में, यानी कि जो समुंदर होता है वहां पे रेत होती है ना बीच पे, तो वैसे ही आप अगर जो सैंड होती है, रेती के दाने आप काउंट कर रहे हो वन बाय वन, उसी तरह ये चीज है, यानी कि इम्पॉसिबल है, हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते। वी माइट डू दैट बाय मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ बीच एंड डिटरमाइनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर। यानी कि हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते इन शॉर्ट। डिड यू नो, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है हमें। In 1995, an image from the Hubble Space Telescope (HST) suggested the star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago. The picture shows a satellite mapping of our Milky Way। ये मिल्की वे की पिक्चर हमें दिखाई गई है। फ्लावर, अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोयम, छोटी सी स्टोरी दी है जो कि लिखी गई है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो हम क्विकली इसको रीड करते हैं, इसके हिसाब से हम कुछ पोयम के आंसर भी करेंगे। Pluck this little flower and take it. Delay not, I fear lest it droop and drop into the dust। यहाँ पे फूल को तोड़ने की बात कर रहा है, डिले मत करो, जल्दी से तोड़ लो, ऐसा बोल रहा है। I may not find a piece in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it। यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पे इंसान की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो सनफ्लावर है वो यहाँ पे अपनी जो दशा है, जो अपनी बातें हैं वो यहाँ पे हमें बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा जो गार्डन है, गार्लैंड है, वहां पे जगह मुझे नहीं मिल रही, लोग मुझे टच करते हैं, मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे तोड़ देते हैं, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। I fear lest the day end before I am aware and time of offering go by। Though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पोयम लिखी थी, जो कि वही बता रहे हैं कि जो हमारा नेचर है उसको एंजॉय करो। ऐसा ना हो कि सब कुछ लेट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए तब तुम्हें होश आए, तो ऐसा मत करो। और हमारे नेचर को बिगाड़ो मत, फूल को ऐसे तोड़ो मत, अगर तुम्हें काम नहीं ना तो तोड़ तोड़ के मत जाओ फूल को। ये यहाँ पे बोला है बेसिकली। विच फ्लावर डज द पोएट टॉक्स अबाउट, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस फ्लावर की बात करी है, तो यहाँ पे सनफ्लावर की बात कर रहा है, जिसे हमें यहाँ से पिक्चर में दिख रहा है। What do you think the poet's attitude towards nature, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या एटीट्यूड था टूवर्ड्स द नेचर, यानी कि क्या वो बताना चाहते थे। तो उनको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था एंड उनको नेचर की जो ब्यूटी है वो एंजॉय करने में बहुत मजा आता था। The poet's attitude towards the nature is lovable. He wants to enjoy the beauty of nature before it gets late। यानी कि सब कुछ खत्म हो जाए तब तक उनको राह नहीं देखनी थी, उनको पूरा एंजॉय करना था। What's the keen desire of the poet, यानी कि पोएट की कीन डिजायर क्या है। The poet keen desire is to pluck the sunflower before the sunset and इट ड्रॉप्स इनटू द डस्ट। यानी कि सनसेट यानी कि सन ढलता है उससे पहले उनको फ्लावर को प्लक करना था, यानी कि तोड़ने का मन था। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ड्रूप मतलब ड्राई, ड्रॉप इनटू द डस्ट मतलब फॉल डाउन, और ऑफरिंग मतलब लाइफ। यहाँ पे जो यहाँ दिखाया गया है ना, यही यहाँ पे बोला गया है, देखो ड्रूप, ड्रॉप इनटू द डस्ट, यही सारी चीजों का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है।
फिर आती है एक्टिविटी 6। इसके अंदर आपने जो भी ऊपर पोएम पढ़ी ये खुद अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। ये मैं आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इजी था। पोएम तो कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा इजी सी, आपको पढ़ के सीधा आंसर कर देना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे? फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था सन 1913 में। वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन यानी कि यूरोप के आदमी नहीं थे, वो इंडिया के थे ऑब्वियसली, जिनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 में। देन आती है एक्टिविटी 7। इसके ऊपर से आपको स्टोरी बनानी है। किसके ऊपर से? जो हमें यहाँ पे वर्ड्स प्रोवाइड करे गए हैं जैसे बॉय, हाउस, प्ले, सिंग, डांस, गार्डन, बेटर, प्रॉमिस, मिशन, एनवायरमेंट। इन सारे वर्ड्स का यूज करके आपको एक छोटी सी स्टोरी बनानी है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल ले देती हूँ छोटा सा बोल के, देखो आप कैसे बना सकते हो। देयर वॉज ए बॉय हु यूज्ड टू लिव इन हिज हाउस। ही लव्स टू प्ले एंड सिंग एंड डांस. One day in the garden, he saw beautiful flowers. There were also mountains, but he used to cut the trees and pluck the trees. And he used to put all the dirty things in the rivers and waterfalls. ऐसे करके आप बना सकते हो अपने हिसाब से। ये इजी है, अगर आप चाहो तो आप गूगल की या चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। देन वी हैव रिकॉर्ड्स योर लाइफ, यानी कि आपके फेवरेट चीजें आप यहाँ पे लिखो। इसमें मैंने आपके हिसाब से कलर भी करा है। देखो जैसे ट्री में ग्रीन कलर होता है, मैंने एनिमल जो है वो एक्वेटिक एनिमल लिया है तो मैंने ब्लू करा, फेस्टिवल में हल्का सा येलोविश, फिर मॉनसून का डार्क ब्लू कलर, एंड प्लेस इस टाइप से मैंने थोड़ा सा कलर भी कर दिया जिससे इंटरेस्टिंग लगे। एक्टिविटी 8 में आपकी फेवरेट चीजें जो है वो उसका आपको लिस्ट बना के लिखना है। फेवरेट ट्री, देखो मेरा फेवरेट ट्री है बनियन ट्री, क्योंकि वो बहुत घना होता है, बहुत अच्छा सा दिखता है। उसकी शेडो भी जो होती है वो अच्छी रहती है, यानी कि आप गर्मी में कभी उस ट्री के नीचे बैठो तो बहुत ज्यादा अच्छा सा लगता है, सूदिंग लगता है। फेवरेट एनिमल है मेरी डॉल्फिन, बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्यूट सी। फेवरेट फेस्टिवल होली, नवरात्रि एंड दिवाली। मैं एक चूज नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने 2-3 ऑप्शन लिख दिए है। इट्स अप टू यू कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर माई फेवरेट सीजन इज रेनी और मानसून सीजन, दोनों का नाम यानी दोनों का मतलब एक ही है, तो यू कैन ऑल्सो से रेनी सीजन या फिर मानसून सीजन। देन वी हैव फेवरेट प्लेस। माई फेवरेट प्लेस इज टू, दैट इज शिमला एंड स्विट्जरलैंड। अब आपको एक्टिविटी 9 में दोनों पैर में वर्क करना है, यानी कि अपने पार्टनर अपने फ्रेंड के साथ वर्क करना है। एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको अपने फ्रेंड से पूछना है एंड उसको समराइज करके दूसरे पेज पे भी आपको लिखना है। तो मैं आपको समराइज करके तो नहीं दूंगी, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल की तरीके से दे दिया, तो आप देख। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिखा है, मेरी फ्रेंड का नाम लिखा है एंड उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। यही सारी इन्फॉर्मेशन को आपको पैराग्राफ करके समराइज करके यहाँ पे लिखना है, तो ये आप खुद से कर लेना, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया है। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, उसके नाम का मतलब क्या है, वो किस साल में बॉर्न हुआ था, उसको क्या करना पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है, आपके फ्रेंड का फेवरेट सीजन कौन सा है, वो नेचर को कैसे डिस्क्राइब करेगा, उसका फेवरेट हिल स्टेशन क्या है, आपका जो फ्रेंड है उसको कौन सा फ्लावर पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सी बर्ड्स पसंद है, एंड उसका होम टाउन यानी कि किस शहर से बिलोंग करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मेरी दोस्त का जिसका नाम है मीरा। मीरा का मतलब है पीस। मीरा जो वर्ड है, जो उसका नाम है, उसका मतलब होता है पीस। उसका बॉर्न यानी कि उसका जन्म, मीरा का जन्म 2004 में हुआ था। मीरा को क्या क्या चीजें करना पसंद है, यहाँ पे आई की जगह शी लिख सकते हो। शी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड शी लाइक्स टू वॉच कार्टून स्पेशली डोरेमोन। यहाँ पे शी लिख दो अगर गर्ल है तो, और अगर बॉय का नाम है जैसे मिहिर नाम है तो यहाँ पे लिख दो ही। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज, यानी कि आपकी जो दोस्त है उसकी कौन कौन सी है हॉबीज है, यानी कि उसको क्या करना पसंद है फ्री टाइम में मेनली। तो मेरी जो फ्रेंड है मीरा, उसको स्टोरी बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। मेरी फ्रेंड का फेवरेट सीजन विंटर है, और अगर उसको नेचर को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा, 2 वर्ड्स में, तो नेचर को डिस्क्राइब करेगी एनवायरमेंट, व्यू एंड वर्ल्ड। 3 वर्ड में उसने डिस्क्राइब करा। योर फेवरेट हिल स्टेशन, यानी कि फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है तुम्हारी फ्रेंड का, तो वो है दार्जिलिंग। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ वाला स्टेशन, यानी कि जिस स्टेट या जिस सिटी में पहाड़ होते हैं बेसिकली वो हिल स्टेशन बोलते हैं। विच इज योर फेवरेट फ्लावर, यानी कि आपकी फ्रेंड का फेवरेट फ्लावर कौन सा है, तो लोटस। फेवरेट कलर पिंक एंड बर्ड स्पैरो। उसका होम टाउन यानी कि वो कहाँ शहर, कौन से शहर से, कौन से सिटी से बिलोंग करती है, तो आनंद, जो कि गुजरात में है।
एक्टिविटी 10 में आपको क्या करना है, 2 पैराग्राफ में नेचर को डिस्क्राइब करना है एंड उसको समराइज करना है। टीचर नीड्स टू डिक्टेट 2 पैराग्राफ्स ऑन नेचर, ये टीचर करेंगी तो ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आइडेंटिफाई 2 पैराग्राफ्स ऑन नेचर एंड समराइज द सेम बिलो। नेचर यानी कि हमारा जो फ्रीली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स है, जो कि नेचर है, प्रकृति है, उसके बारे में आपको लिखना है। अब हम लास्टली आ जाते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या चीजें सीखी हैं एट लास्ट। तो हमें लैंग्वेज में कमांड कमांड हमारी अच्छी हुई, लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर करने में अच्छा हुआ, रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, कंटेंट, नेचर के बारे में हमने कुछ सीखा एंड एनवायरमेंट सराउंडिंग के बारे में हमने सीखा। इससे हमारी ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग पावर भी अच्छी हुई। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा, पूरी इस वीडियो लेक्चर को देखा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, सीजन्स के बारे में। सो आई होप आपको समझ भी आया एंड एंजॉयमेंट भी हुआ। Students may be encouraged to build short conversation based on the content of each activity in the unit. For example, students को इस टाइप के conversation base करना, build करना आना चाहिए, जिसे इन दोनों लोगों ने करा, मित्तल और शीला। मित्तल क्या बोल रहा है, हेलो। शीला बोल रही है, हाउ आर यू मित्तल। मित्तल ने बोला, आई एम फाइन, what are you busy with? I am fine but too busy with the environmental program. Can I be a part of the program? Sure, that would be great. यानी कि आप अपने फ्रेंड से इस टाइप से इंग्लिश में बात करो एंड उससे इस टाइप की कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। जैसे यहाँ लिखा है ना, ओरल कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होगी अगर आप इस टाइप से कन्वर्सेशन रोज प्रैक्टिस करोगे इन इंग्लिश। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि चैप्टर अच्छा था, थोड़ा लंबा था, एक्सरसाइज इतनी भी लंबी नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी थी। आई लव्ड दिस चैप्टर, मुझे एक्सप्लेन करने में भी मजा आया, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक चैप्टर रहा ये, बहुत अच्छा था। So yeah, that was it for this video. I hope you all enjoy this lecture. If you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel given below. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.